हाँ यार, मैं जिंदा हूँ। डेटा के अनुसार मैं जिंदा हूँ। तो हाँ यार, इतने दिनों के बाद आई एम फाइनली बैक विद यू गाइस। और मैंने सोचा कि अब यूट्यूब पे होम कमिंग हो ही रही है तो कुछ अमेजिंग स्टाइल में हो। तो आज मैं अकेला नहीं हूँ क्योंकि हमारे साथ है द वन एंड ओनली नर्डियश। हे गाइस, मैं हूं नर्डियश एंड थैंक यू सुपर साइका भाई फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। सो ये वीडियो एक कोलैबोरेशन वीडियो होने वाला है सुपर साइका के साथ। इसके अंदर हमने एमसीयू मूवीज को रैंक किया है टॉप 10 के लिए। सो इस वीडियो की तैयारी करते वक्त मुझे और सुपर साइका को बहुत मजा आया था। सो आई होप सो आप लोग भी इस वीडियो को पूरी तरीके से एंजॉय करोगे। सो वीडियो में आखिर तक बने जरूर रहना। सो व्हाट इज अप एवरीवन, आज रैंकिंग करेंगे टॉप 10 एमसीयू मूवीज की, जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकता है अगर मैंने आपकी फेवरेट मूवी इंक्लूड नहीं करी। सो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक्चुअली में मेरी और यश की पर्सनल म्यूचुअल रैंकिंग है जो हमने एक दूसरे के हेल्प से करी है। बट शुरू करने से पहले बता दूं कि लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर नर्डियश और एग्रेन गुरुजी ने बिल्कुल सही दिया था। एंड आज का क्वेश्चन है कि द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में हमें जनरल लॉस और अबॉमिनेशन के अलावा कौन से फेमस विलन का टीज मिला था? बता देना तो शाउट आउट मिल जाएगा। आई नो कि ये मूवी अपने प्रीक्वल जितनी वेल रिसीव नहीं रही थी। एंड आई नो कि इस मूवी में काफी ऐसी चीजें थी जो काफी ज्यादा अंडरमाइंड लगती हैं, क्योंकि इससे ज्यादा बढ़िया है जो वोल्ट्रॉन तो ये थी। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम में जब हम लोग एवेंजर्स एंड गेम वगैरह देख चुके हैं, तो अब अगर हम इस मूवी को रिविजिट करते हैं तो इट मेक्स मच मोर सेंस, क्योंकि इसने साइलेंटली काफी कुछ सेटअप कर दिया एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के लिए। लाइक उसकी हल्क वाली एंडिंग थॉर रैग्नारोक को सेटअप करती है और थॉर के ही थ्रू साइलेंटली इन्फिनिटी स्टोन्स वाला कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना शुरू कर दिया मार्वल ने इस मूवी में। एंड वकांडा और वाइब्रेनियम का इन्वॉल्वमेंट ये बता ही चुका था कि बहुत जल्दी टीचाला का डेब्यू भी होने वाला था। एंड आप लोग जानते ही हो कि वो फेमस ड्रीम सीक्वेंस वाला सीन, जिसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट एक काफी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि उस एक सीक्वेंस ने ही टोनी के स्नैप को सेटअप किया था। क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने तो उसे सिर्फ एक हिंट दिया था कि उसे स्नैप बजा के थैनोस को मारना है, बट टोनी नोइंग ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस ये डिसीजन लेता है क्योंकि उसको पता था कि अगर वो स्नैप नहीं करता तो ड्रीम सीक्वेंस के सच होने की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज थी। एंड नॉट गोना लाई, जब हम सब ने इसका डार्क थीम ट्रेलर पहली बार देखा था तब एक मोमेंट के लिए हम सब शॉक हो गए थे कि ये हुआ क्या एवेंजर्स के साथ। तो 2012 में कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी कॉमिक बुक फैन ने कभी भी नहीं सोचा होगा। द फर्स्ट एवर सुपर हीरो क्रॉसओवर, और वो भी इतने बड़े स्केल पे विद द एवेंजर्स, जो उस टाइम पे कॉमिक बुक की नॉट सो फेमस टीम हुआ करती थी, मतलब जिसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता था। बट ये एमसीयू के स्टार्ट के लिए और एमसीयू के फ्यूचर क्रॉसओवर के लिए एक बहुत अच्छी परफेक्ट एक्शन एंड ड्रामा पैक एंटरटेनमेंट साबित होके आई है। और बस इतना ही नहीं, दी एवेंजर्स मूवी हमें ये बताती है कि कैसे 2.5 घंटे की मूवी के अंदर हम इतने सारे कैरेक्टर और इतने सारे सुपर हीरोज को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए एक मूवी को एकदम एंटरटेनिंग बना के रख सकते हैं। अब बात करते हैं स्टोरी की। तो इस मूवी ने अपना कोई नया विलन एस्टेब्लिश नहीं किया, एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश विलन को कुछ न्यू पावर्स और एक फ्यूचर में आने वाले विलन की आर्मी के साथ अर्थ पे भेज दिया इन्वेड करने के लिए। फिर उसको रोकने का काम था अपने एवेंजर्स का, और जिनको जमा किया था अपने निक फ्यूरी ने। तो हम सारी एवेंजर्स के पहले वाली मूवी में तो देखते ही आए थे पोस्ट क्रेडिट सीन में। एंड दी मार्क रफेलो को देखने के बाद मुझे तो ये डाउट हुआ था, दी इनक्रेडिबल हल्क, एडवर्ड नॉर्टन वाली दी इनक्रेडिबल हल्क मूवी एमसीयू में कैनन है भी कि नहीं है। और इन सब के बाद $1 बिलियन वर्ल्ड वाइड कमाने के बाद दी एवेंजर्स नंबर 9 पे अपनी जगह बनाती है हमारे लिस्ट के अंदर। तो हमारे डॉक्टर साहब जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एवेंजर हैं आज के टाइम पे, उनका डेब्यू में एमसीयू में कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ, क्योंकि 2016 में आई डॉक्टर स्ट्रेंज सही मानों में एमसीयू का वन ऑफ द बेस्ट वर्क है टिल डेट। क्योंकि इस मूवी में वो सब कुछ था जो एक प्रॉपर साइंस फिक्शन एक्शन सुपर हीरो मूवी में होना चाहिए। तो एक काफी धमाकेदार स्टोरी लाइन, दमदार एक्शन, माइंड ब्लोइंग स्पेशल इफेक्ट्स के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज ने हमारे दिलों में अपनी एक अलग जगह बना ली। और इस सब के साथ साथ वोंग और काइसिलियस की जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग और एक काफी बड़े कॉस्मिक विलन की एंट्री तो चेरी ऑन द टॉप थी। और इस सब के भी साथ साथ टाइम रिवर्सल और मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन भी हमें इसी मूवी से मिला। और इन्हीं सब फैक्टर्स की हेल्प से 165 से 236 मिलियन डॉलर्स के प्रोडक्शन बजट पे इस मूवी ने टोटल 677 मिलियन डॉलर्स की कमाई करी। और उसके साथ साथ इस मूवी को बेस्ट अचीवमेंट इन विजुअल इफेक्ट्स की कैटेगरी में अकेडमी अवार्ड्स में नॉमिनेशन भी मिला। एंड अब तो नो वे होम के बाद इसका सीक्वल शायद वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड अपकमिंग मूवी है। तो अगर ये मूवी हिट नहीं होती ना तो हमें एमसीयू कभी देखने नहीं मिलता। एंड इस मूवी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। जैसे कि इस मूवी ने लोगों का पर्सपेक्टिव बदल दिया सुपर हीरोज के लिए। लाइक सुपर हीरो बनने के लिए सिर्फ ताकत की नहीं, मौके और दिमाग की भी जरूरत होती है। लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस मूवी ने अपना फॉर्मेट चेंज किया था बाय रिवीलिंग द आइडेंटिटी दैट टोनी स्टार्क ही आयरन मैन है। एंड इस मूवी ने सबसे ज्यादा सफर किया था, अराउंड 12 ईयर का सफर किया था इस मूवी ने। यानी ये मूवी 90s में बनने वाली थी और उस टाइम पे ब्रैड पिट और टॉम क्रूज जैसे एक्टरों को कंसीडर किया जा रहा था
फॉर द रोल ऑफ टोनी स्टार्क, बट उस टाइम पे कुछ इश्यूज की वजह से ये मूवी बन नहीं पाई एंड 2008 में ये मूवी बनी एंड इसके डायरेक्शन की जिम्मेदारी दी गई जॉन फेवरो को एंड उनकी कंसिडरेशन पे, उनके रिक्वेस्ट पे इस मूवी में टोनी स्टार्क का रोल दिया गया रॉबर्ट डॉनी जूनियर को, जो एक्चुअली एक बहुत ज़्यादा रिस्की मूव साबित हुआ एमसीयू के लिए, मार्वल्स के लिए, क्योंकि रॉबर्ट डॉनी जूनियर की जो रेपुटेशन थी वो थोड़ी सी ख़राब थी, क्योंकि वो पहले एक ड्रग एडिक्ट हुआ करते थे एंड अपनी फर्स्ट मूवी में, अपने यूनिवर्स की फर्स्ट मूवी में अगर आप किसी ड्रग एडिक्ट को लेते हो तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की मूव साबित हो सकता था, ये मूवी फ्लॉप हो सकती थी। बट रॉबर्ट डॉनी जूनियर की अमेजिंग एक्टिंग और दमदार इम्प्रोवाइजेशन के बाद ये मूवी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल साबित हुई एंड इसके ना बहुत सारे रियल लाइफ इश्यूज को भी देखा गया, लाइक वेपन वॉर्स। सो इसी के साथ 2008 की आयरन मैन मूवी नंबर 7 पे अपनी जगह बनाती है हमारी लिस्ट में। सो इस मूवी को एज अ डेब्यू मूवी फॉर ब्लैक पैंथर मत देखो, क्योंकि एमसीयू को इस मूवी में सिर्फ ब्लैक पैंथर या किंग तिचाला को इंट्रोड्यूस नहीं करना था, बल्कि इनको पूरे के पूरे वकांडन वर्ल्ड को बिल्डअप करना था, जो काफी चैलेंजिंग काम था। बट टीम ब्लैक पैंथर ने ना ही से सिर्फ स्मूथली हैंडल किया, बल्कि उसके साथ साथ हमें एक मेमोरेबल सी सुपर हीरो मूवी भी थी, क्योंकि इस मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग काफी इंसेन लेवल पे करी गई थी। लाइक वकांडन कल्चर को इतने बढ़िया तरीके से मॉडर्न टेक के साथ मिक्स किया कि मैं तो यही देख के अमेज्ड रह गया था। बट इसके बाद भी मूवी ने विलन्स के डिपार्टमेंट में एमसीयू का बार और भी ज्यादा ऊपर कर दिया, क्योंकि मूवी का जो मेन एजेंडा था या मेन स्टोरी थी वो इतनी रियलिस्टिकली फ्रेम करी गई थी कि हम सब एरिक किलमॉन्गर से पर्सनल लेवल पे रिलेट कर सकते हैं। और साथ ही कमाल के वीएफएक्स, एमसीयू की कमाल की डाइवर्सिटी को ऐड करने के बाद, स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड्स को पोर्ट्रे करने के बाद, हमें कॉमिक एक्यूरेट कमाल का ब्लैक पैंथर देने के बाद और एक काफी सिक ऑन फायर म्यूजिक एल्बम देने के बाद ब्लैक पैंथर एमसीयू की फर्स्ट मूवी बनी, जिसे अकेडमी अवार्ड मिला फॉर बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन। और उसके साथ ही फैंस ने इसे इतना पसंद किया कि वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने 1 बिलियन का मार्क भी क्रॉस कर दिया। तो थॉर मूवीज के 2 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद थॉर ट्रिलॉजी के डूबते हुए समुंदर को सौंपा गया टाइका वाइटिटी को, एंड जिन्होंने डायरेक्ट की अपनी थॉर रैग्नारॉक, एंड उन्होंने थॉर रैग्नारॉक को डायरेक्ट करते टाइम थॉर ट्रिलॉजी की पूरी थीम ही चेंज कर दी। यानी उसको एक डार्क टोन मूवी से उठा के वो लेके आ गए एक लाइट हार्टेड ब्राइट मूवी विद फुल ऑन जोक्स एंड फुल ऑन कैरेक्टर डेवलपमेंट। सो इस मूवी की स्टोरी बेसिकली बहुत ज़्यादा ही एपिक थी एंड ये एमसीयू के किसी भी रूल को फॉलो भी नहीं करती थी। एंड ये मूवी ने अपना एक बहुत ज़्यादा अच्छा विलन सेटअप किया था, भले उन्होंने उस विलन को उसी में मारा एंड उन्होंने इस मूवी के अंदर एक इतना बड़ा ट्विस्ट दे दिया, जो ट्विस्ट था एसगार्ड को तबाह करने का। एंड इस मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी, लाइक कॉर्ग, वेल्किरी, हल्क, एंड इसके अंदर हमें थॉर की ट्रू पोटेंशियल एंड थॉर की ट्रू पावर्स देखने को मिली। एंड लिटरली इसके अंदर हमें पता चला कि थॉर हथौड़े का देवता नहीं है। आर यू थॉर गॉड ऑफ हैमर्स? ये डायलॉग सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार सच्ची में थॉर हैमर का तो देवता नहीं है ना। सो इसी के साथ थॉर रैग्नारॉक हमारी लिस्ट में 5th नंबर पे अपना स्थान बनाती है। तो हम में से बहुत से लोग इसको एवेंजर्स 2.5 भी बोलते हैं, और मे बी दे आर राइट, क्योंकि इस मूवी के स्टेक्स इतने ज्यादा हाई थे कि हम लोग इसे एक सोलो मूवी कंसीडर कर ही नहीं सकते। लेट मी शो यू अ लिस्ट। इस मूवी ने काफी लेजेंडरी कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन करवाया, लाइक ब्लैक पैंथर एंड स्पाइडरमैन। इस मूवी ने हमें एक लेजेंडरी हीरो वर्सेस हीरो की बैटल दिखाई। इस मूवी ने बकी को अपना रिडेम्पशन वाला आर्क दिया। इस मूवी ने आगे की काफी सारी मूवीज को सेटअप किया, लाइक इन्फिनिटी वॉर, एंटमैन एंड द वास्प, स्पाइडरमैन होमकमिंग, ब्लैक पैंथर, फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर एंड ब्लैक विडो। इस मूवी ने हमें वांडा की ट्रू पावर्स का टीज दिया, और मूवी ने कैप्टन और टोनी की ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी एवेंजर्स की इंटरनल रिलेशनशिप को बिल्कुल नया टर्न दे दिया, जो शायद सबसे बड़ा रीजन था इन्फिनिटी वॉर में थानोस के जीतने का। और ऐसे ही ये लिस्ट और भी लंबी होती जाएगी अगर मैं सारे प्लॉट पॉइंट्स गिनाऊं तो, बट मैं बस इतना ही कहूंगा कि अपने कमाल की राइटिंग, रूसो ब्रदर्स के दमदार डायरेक्शन और इसकी सीरियस टोन की वजह से ये मूवी ना ही सिर्फ एमसीयू बल्कि पूरी के पूरे सुपर हीरो जॉनरा की वन ऑफ द बेस्ट मूवी कंसीडर करी जाती है। और इसके ऊपर से एक परफेक्ट प्रीक्वल भी था इन्फिनिटी वॉर का, क्योंकि जरा खुद ही सोचो, बिना सिविल वॉर के इवेंट्स के हमें 2 इतनी एपिक स्टोरी लाइन मिल पाती। तो कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी में इन्फिनिटी सागा के वन ऑफ द बेस्ट 1-on-1 फाइट सीक्वेंसेस कोरियोग्राफ किए गए थे। एंड ये मूवी रूसो ब्रदर्स की फर्स्ट एमसीयू मूवी थी एज अ डायरेक्टर्स, एंड ये पहली मूवी थी जिसमें ब्लैक विडो का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ ग्लैमर के लिए नहीं, स्टोरी प्लॉट के लिए भी इंपॉर्टेंट था। एंड इसी मूवी में हमारे नए कैप्टन अमेरिका यानी दी फैल्कन को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। सो इन सब के साथ ये मूवी अपार्ट ऑफ अदर एमसीयू मूवी एक बहुत डार्क टोन लेके चलती है विद वेरी लेस जोक्स, और जो कि स्टोरी की डिमांड भी। एंड सेबेस्टियन स्टैन के बैड एस पोर्ट्रियल
एज द विंटर सोल्जर मूवी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। सो इन सब के साथ मूवी की ग्रेट एंडिंग इसे हमारी लिस्ट में 3rd पोजीशन देती है। Biggest crossover in superhero genre, highest grossing movie of all time, nearly 59 main characters in main story, ये सब कुछ सिर्फ 3 घंटे में। तो मेरे जैसे हर सुपर हीरो गीक की लाइफ में एंड गेम एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस रही होगी, क्योंकि इसे एक सिंगल मूवी की तरह कंसीडर कर ही नहीं सकते। इट्स मच मोर देन दैट। ये मूवी पूरे के पूरे इन्फिनिटी सागा के क्लाइमैक्स की तरह थी, जिसमें वो सब था जिसकी हम एक्सपेक्टेशन लेके गए थे, और साथ ही वो सब था जो हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। कैप्टन के म्योनिर को लिफ्ट करने से लेके टाइम ट्रेवल तक, टोनी के सैक्रिफाइस से लेके लास्ट के एपिक फिनाले तक, पोर्टल वाले सीन से लेके नताशा के सैक्रिफाइस तक, ये मूवी एक कंप्लीट जर्नी थी। अब मैं यहाँ बोल के क्या ही बताऊं, अगर आप शुरू से सुपर हीरो कम्युनिटी का पार्ट हो तो आप खुद ही जानते हो कि वो अपने आप में एक यूनिक एक्सपीरियंस था जिसे सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। आई नो कि आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे या फिर डिसएग्री करेंगे कि एवेंजर्स एंड गेम 2nd पे और इन्फिनिटी वॉर 1st पे क्यों। सो इसके कुछ रीजंस हैं जो ना ही इन्फिनिटी वॉर को एंड गेम से बेटर बनाती है, बल्कि ये इसे एमसीयू का अब तक का बेस्ट वर्क भी बना देता है। थैनोस एट इट्स पीक। सो थैनोस आर्गुएबली एमसीयू का अब तक का सबसे बेस्ट विलन है, एंड इन्फिनिटी वॉर की स्टार्टिंग से जैसा हमें थैनोस देखने मिला है वो सच में एक मैड टाइटन फील होता है। आई मीन जब वो शुरू में इन्फिनिटी वॉर के स्टार्टिंग में जब वो अपना आर्मर उतारता है वो लिटरली बैडएस फील होता है, एंड उसका पर्सपेक्टिव भी एकदम क्लियर फील होता है इन्फिनिटी वॉर में। और अपार्ट ऑफ दिस थैनोस जैसा हमें एंड गेम में देखने मिला था वो एक बहुत ज्यादा एरोगेंट टाइटन जैसा फील होता है, एंड उसमें उसके मोटिव्स भी बहुत ज्यादा डिफर कर जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, और वही उसका एक बहुत मेन रीजन था एंड गेम में हारने का। सो इन्फिनिटी वॉर में थ्रू आउट द मूवी ऐसे मोमेंट्स हैं जिसको देख के लगेगा कि आप एक इमोशनल एंड थ्रिलर रोलर कोस्टर में हो। लाइक ये वाला सीन जब गमोरा पीटर को उसे शूट करने को बोलती है एंड पीटर का टोनी के हाथ में डस्ट बनना, और थॉर की वकांडा वाली एंट्री। बॉय ओ बॉय, गूज़बम्प्स मैन। 3 थैनोस विंस। सो ये मूवी किसी भी ट्रेडिशनल सुपर हीरो मूवी के फॉर्मेट को फॉलो नहीं करती है। आई मीन थैनोस विंस, एवेंजर्स हार जाती है। इस छोटे से ट्विस्ट का वेटेज इतना है कि इसकी वजह से सिविल वॉर की पूरी स्टोरी लाइन बिल्कुल मेक सेंस करने लगती है, क्योंकि अल्टीमेटली एवेंजर्स के स्प्लिट होने की वजह से ही एवेंजर्स हार जाते हैं, और साथ ही में इससे एंड गेम को एक प्रॉपर स्टार्ट मिलती है एंड एक प्रॉपर बिल्डअप भी मिलता है। और हॉकाई के बिना एवेंजर्स जीत जाए, ऐसा हो सकता है भला? सो इन ही सब रीजन से मेरे साथ साथ मेजॉरिटी ऑफ फैंस भी ये क्लेम करते हैं कि इन्फिनिटी वॉर इज द बेस्ट एमसीयू मूवी। सो इसी के साथ इस लिस्ट को एंड करते हैं, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कहां पे हमारी लिस्ट से एग्री और डिसएग्री करते हो, और ये भी बताना कि आपकी फेवरेट एमसीयू मूवी कौन सी है। तो बस आज की वीडियो को इसी नोट पे एंड करते हैं, बाकी बातें अगली वीडियो में करेंगे। एंड आई नो मैं यूट्यूब पे रेगुलर नहीं हूँ, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू बी विद यू ऑल। एंड बहुत थैंक्स नर्डी यश इस ऑसम कोलैबोरेशन के लिए। इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब हिम, और अगर फिर आगे टाइम मिले तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल टू। अगर ऐसे ऑसम कंटेंट को मिस नहीं करना चाहते हो, मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, डिस्कॉर्ड हर जगह पे हूँ, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाते जाते चेकआउट कर लेना। पीस। सो अगर आप मेरी ऐसी ही डीसीयू की टॉप 10 मूवीज वाली लिस्ट देखना चाहते हो तो ऊपर वाली वीडियो देखो, और अगर जानना चाहते हो एवरीथिंग ग्रेट अबाउट स्पाइडरमैन होमकमिंग तो नीचे वाली।